नमस्कार दोस्तों। अब हम इसके थर्ड टॉपिक की ओर करेंगे। थर्ड टॉपिक जो है उसमें मतलब हम फोर्स की बातें करते हैं। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए जो हो जाती है फर्स्ट लाइन जो होता है फोर्स में, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज 1 से। कोई भी एक चार्ज Q1 है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या हम ऐसे इन जनरल हम इसे ऐसे बोल सकते हैं फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज से। ठीक है, चार्ज मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है मतलब ये Q1 भी डाल सकते हैं, फिर Q2 से भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो समवट यहाँ पर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस। फोर्स जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस से, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 से। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, फोर्स क्या है? तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। मतलब देखने की कोशिश करिए, फोर्स जो है एक Q1 है कोई भी एक चार्ज, एक Q2 है कोई भी एक चार्ज। ठीक है, और चार्ज को हमने पहले ही बताया था कि चार्ज क्या होता है, वो जो जाता है एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, 3 तरह की हो जाती है। उसके बाद हमने बताया था कि कंडक्शन क्या होती है, इंडक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन क्या हो जाती है। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। या आर जो क्या वो डिस्टेंस। तो फोर्स जो होगा, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, अरे फोर्स जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन कुछ भी अगर ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये हटता है इसको इक्वल टू में बदलना होता है तो हमें कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है इनटू ए। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो फोर्स जो हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस in between them and inversely proportional to square of the distance in between them। ये आप अपने बुक से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं इन जनरल ऐसे। तो आपने ये 9th क्लास में देखो, क्योंकि 10th क्लास की बहुत सारी चीज़ें 9th क्लास से रिलेट होती है, तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा फोर्स जो जाती है वो G(m1m2) by r स्क्वायर। ग्रेविटेशन का एक चैप्टर था कि अर्थ जो होता है किसी चीज़ को खींचता है तो किस तरीके से खींचता है। इसकी 6.67 × 10⁻11 समथिंग वैल्यू होती है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट या मास ऑफ सन मून कुछ का भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एक्ट करती है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे ही अब देखो कि याद रखने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में ऐसे ही यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, कोई भी एक फोर्स है, ये मानो एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, फोर्स को जैसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप अपने बुक में आपके में लिखा होगा, लेकिन इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है, इसका डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे, फोर्स पूछे तो K(Q1 Q2) by r स्क्वायर हो गया, और जैसे ही फोर्स को आप डिवाइड कर दोगे चार्ज से तो आपको क्या आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज जो है उसको टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला। टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो चार्ज तो 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमें कभी भी डिफाइन करना है तो हमेशा डिफाइन करने के लिए क्या, कौन सी क्वांटिटी को यूज़ करें, पॉजिटिव चार्ज को। कभी भी नेगेटिव चार्ज को हम यूज़ नहीं करते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही देखो सबसे पहले फोर्स आते हैं, फोर्स क्या होता है K(Q1 Q2) by r स्क्वायर। जैसे ही फोर्स को चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें जो नई क्वांटिटी आई है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने वाले हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है बिल्कुल अपने आप में कि जैसे ही फोर्स को हमने चार्ज से डिवाइड कर दिया तो ये जो हमें आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। ये इन जनरल की बात है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो इसका अगर यूनिट निकालना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन हो जाता है। चार्ज का क्या होता है, SI यूनिट जो हो जाता है कूलम हो जाता है। न्यूटन पर कूलम जो हो जाएगा वो इसका SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें 5वां टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इट इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंट। ये वर्क डन बाय एन एजेंट इन टेकिंग द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस। मतलब देखो कि कभी भी, अब हम सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स में के क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। फोर्स को जैसे हमने चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या आ गया, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी एनर्जी की बात होती है तो इसका मतलब एनर्जी की बात हो रही है, इसका मतलब वो किससे आता है, वो वर्क डन। जैसे वर्क डन जो हो जाती थी वो एनर्जी के बराबर हो जाती थी। आपको आपने पिछले क्लास में 9th में ये पढ़ा होगा। वर्क डन जो हो जाती थी वो एनर्जी के बराबर, मतलब वर्क डन लिखो या एनर्जी लिखो, दोनों बात जो है वो बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इट इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंट इन टेकिंग द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर के कोई भी एक जनरल पॉइंट तक। मतलब देखो कि Q1 एक यहाँ पर, ठीक है, Q2 जो है वो एक इन्फिनिटी से था, इन्फिनिटी से उसको Q2 तक आने में जो भी एनर्जी को इन्फिनिटी से Q2 तक आने में, इन्फिनिटी से उसको कोई भी एक डिस्टेंस R तक आने में, जो वर्क डन उसने किया वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चल गई। जैसे अब क्या हुआ कि आसमान से आपने कोई भी एक बॉल फेंका, ठीक है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh जो जाती है, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। समवट वैसा ही हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हम लेकर के चले आते हैं कोई भी एक जनरल डिस्टेंस पर, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गई वो उसके अंदर चली गई, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। हमने मतलब मानो हमने वर्क डन करा, जैसे हमने किसी को, आपके पास 5 रुपये था, आपने किसी और को दिए, तो उसके पास अब 5 रुपये चले गए, लेकिन 5 रुपये तो गए ना उसके पास, तो समवट 5 रुपये जो वो यहाँ पर एनर्जी की बात कर लेते हैं, वो 5 रुपये एनर्जी हुआ, तो उस आपने अपने 5 रुपये किसी दूसरे को 5 रुपये दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से उसको कोई भी एक जनरल डिस्टेंस तक लाया, तो कितनी वो लाएगा कोई भी एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव, उसको मतलब कोई भी एक एजेंट जो होगा, एजेंट का मतलब होगा कोई एक काम करने वाला लोग होगा, उसी ने किया, तो मतलब इन्फिनिटी से उसको ले करके आया गया कोई भी एक डिस्टेंस तक, तो उस टाइम में क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, तो उसी एनर्जी को हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पिछला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, जैसे फोर्स को 4 से डिवाइड करते तो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो नाम से बोल सकते हैं, जैसे एनर्जी को हम 2 नाम से बोल सकते हैं, एक वर्क डन भी हो जाती है, ठीक है, वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर हो जाती है, और सेम एज पोटेंशियल एनर्जी जो जाती है उसको हम ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम केवल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि पोटेंशियल कहीं भी लिख दिया इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी इट इज़ इसको डिफाइन, देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, इट इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंट, किसी एजेंट ने वर्क किया। अब यहाँ पर एजेंट आप सोचेंगे क्या होता है, जैसे मान कि जैसे मैंने उसको 5 रुपये दिए, ठीक है, तो उस टाइम एजेंट कौन हुआ, मैं एजेंट हो गया, ठीक है, तो मैं क्या हुआ, मैं एजेंट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म की फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होगा, उस टाइम में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी, तो वहाँ पर एजेंट जो है ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, और भी अलग अलग चीज़, जैसे कहीं पे राम लग रहा है, कहीं पे श्याम लग रहा है, कहीं पे ये लग रहा है, तो नाम अलग अलग होगा। मुद्दा क्या है कि उसको कहीं भी एक इन्फिनिटी से उसको लेकर के आना कहाँ पे, जनरल पॉइंट पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, कि कोई भी, इट इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंट इन टेकिंग द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ जनरल पॉइंट, ठीक है। हम पहले कहाँ पर लेके जा रहे थे, हम पहले कोई भी एक डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं। डिस्टेंस और जनरल पॉइंट का कुछ खास मतलब नहीं है, आप दोनों को सेम कंसीडर पे कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक थोड़ा जाने के लिए हम क्या करते हैं कि टू अ जनरल पॉइंट, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट जो हमने डिसाइड करी वहीं तक आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इट इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंट इन टेकिंग द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ जनरल पॉइंट। और यहाँ पर भी देखो हमने किसकी बात की, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू, अगर क्यू जो होगा वो प्लस क्यू होगा, और क्यू 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू नहीं लेना है, कभी भी डिफाइन करने के लिए हो तो हमेशा क्या लेंगे, हम प्लस क्यू लेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, जैसे ही फोर्स को चार्ज से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, ठीक है। अब हम वैसे बात करें पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंट इन टेकिंग द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ जनरल पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस तक बात करते हैं, तो वो क्या आ गया, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होती है, कंडक्टर 3 तरीके से हम पढ़ेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, और उसके बाद एक और आती है रेसिस्टर,
ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले, कंडक्टर। किसी को भी हम कंडक्टर का बोलेंगे, मतलब अब मानो कि किसी का भी एक नाम रख दिया गया, लेकिन उसका नाम रखा ऐसे ही नहीं गया, वो कुछ सोच के रखा हुआ है। जैसे हम लोग में क्या होता है, अगर हिंदू आप धर्म के हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका राशिफल देखा जाता है, किस दिन आपका जन्म हुआ, किस दिन तिथि हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तो उसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो कंडक्टर सबको नहीं बोल सकते, कंडक्टर उसे बोल सकता है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट क्या, ये है क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो अब हम बहुत ही बेसिक बात करते हैं जो आपने पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में कि एटम क्या होता है। ठीक है। एटम से ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर डिफाइड हो, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड ए करंट। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अभी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो हो जाती है वो एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो जाती है, इसके बाद मास हो जाती है, इसके पास मास हो जाती है और इसके पास चार्ज हो जाता है। मास को हम कंसिडर नहीं करते, चार्ज हो जाती है उसको कंसिडर करते हैं। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम जाएंगे तो हम मास को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिफाइन भी करती है। तो क्या हो गया कि जो भी एक एटम होता है उसका बहुत सारे शेल्स हो जाते हैं। शेल्स में क्या हो जाए, जो आउटर मोस्ट शेल, आपने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने बताया कि इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने किसी भी एक आइसोलेटेड एटम को दिया और उसके अंदर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हमने खींच लिया बाहर की ओर। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाते हैं, एक एटम जो जाता है उसके पास आउटर मोस्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास बहुत सारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अंदर होते हैं। जब जो जैसे मान दो कि जो जितने अंदर हैं उनसे पॉजिटिव चार्ज उतना अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर है उनके पास तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्ज वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मतलब मानो कि अगर आपके मम्मी पापा घर में रहते हैं, ठीक है, पूरे दिन, तो आपको हमेशा पढ़ने के लिए बोलेंगे और भी कुछ करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मम्मी पापा आपके जॉब पर जाते हैं तो मोस्ट ऑब्वियस है कि आप मतलब खेलने जा सकते हो, बिना बताए आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेम केस इसके साथ है। पॉजिटिव चार्ज जो है या नेगेटिव चार्ज अगर ये बहुत अंदर में नहीं है, अब ये बहुत दूर में है, ठीक है, तो इसके ऊपर कम एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब एक कोई भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हर एटम्स में क्या होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का बाहर में घूमने लगेगा, क्या उसके पास कोई ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं, उसको कोई अंदर की ओर खींचेगा नहीं। जैसे उसको कोई अंदर की ओर खींचेगा नहीं तो वो क्या करेगा, वो बाहर घूम जाएगा, वो निकल जा सकता है, अपने आप से ही वो निकल जा सकता है। तो वो क्या होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का वो कंसेप्ट होता है। यहाँ पर हमने डिफाइन लिख भी दिया, इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, जो बाहर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के वो मतलब कम एक्सपीरियंस करेंगे और लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो करेंगे। बट इन अ कंडक्टर इट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ एटम, कंडक्टिंग के बहुत सारे एटम्स हो जाते हैं। इफ़ ऑल दी एटम्स हैव लेस अट्रैक्टेड आउटरमोस्ट, जितने भी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वही सो इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर फ्री टू मूव, सो दे आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो है जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर क्या हो जाती है, वो कंडक्ट कर लेती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत ही बेसिक पढ़ा। आप देखो सबसे पहले बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एटम, उसके पास बहुत सारे, उसके पास शेल्स, मतलब शेल्स का मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे के चक्कर लगे हुए हैं, जैसे आपने सैटर्न देखा होगा, या रिंग शेड जो प्लैनेट्स होते हैं उसके पास रिंग लगी होती है। तो वैसे रिंग्स ना, कोई भी एटम के अंदर रिंग्स लगी होती है, जो उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो अंदर में पॉजिटिव चार्ज है तो वो उससे कम अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो वो इधर उधर घूम सकते हैं। ऐसे ही एक एटम के अंदर, जैसे ये पूरा एक एटम है तो उसके अंदर बहुत सारे मतलब एक कंडक्टर, उसका बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इधर उधर जा सकते हैं। तो क्योंकि आउटर मोस्ट में इधर उधर जा सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है। अब आपके बुक्स के हिसाब से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले। अभी तक जो पढ़ा वो हमने बिल्कुल इंट्रो पढ़ा, बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ा। अब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले आपके बुक में। सबसे पहले बात करते हैं स्विच लिखा हुआ है। स्विच क्या होता है, इट इज़ अ लिंक इन बिटवीन दिस सेल एंड अ बल्ब। वो एक लिंक हो जाती है, एक सेल और एक बल्ब के बीच की जो एक लिंक हो जाता है उसे स्विच बोलते हैं। अब बात करते हैं अगला जो है वो सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है कि कोई भी एक एटम होता है। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज़ और मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ा हमने उसमें क्या था, इट इज़ वर्क डन बाय द टेस्ट इन टेकिंग दी it is worked on by an agent in taking the test project from infinity to a distance। और पोटेंशियल और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाती है कि मतलब टू अ जनरल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाती है हमेशा बॉडीज़ की तरफ फ्लो करती है, हमेशा हाई टू लो,
हमेशा ज़्यादा से कम की ओर फ्लो करती है, ठीक है। तो सेल में क्या हो जाता है कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के कारण क्या होता है, पोटेंशियल जो जाती है, पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, एक हाई एंड पर होगा, दूसरा एक लो एंड पर। अगर हम देखो, हम दो तरीके से डिफरेंट, एक तो बुक्स में क्या लिखा है और दूसरा इन जनरल हमें समझने की कोशिश में। तो एक क्या हो जाते हैं कि एक हाई एंड हो जाते हैं, दूसरे जो है लो एंड हो जाते हैं। मतलब किसी के पास 5 रुपये, किसी के पास कोई रुपया नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब कोई गरीब है, मतलब वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो चाहेगा ना कि 5 रुपये वाला उसे 1-2 रुपये दे दे। तो सेम एज अब 0 रुपये वाला तो के पास तो कुछ है नहीं, तो वो दे ही नहीं सकता ना। तो सेम एज क्या हो जाता है कि सेल क्या करता है कि सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे इसके पास 5 रुपये, इसके पास कुछ नहीं, तो वैसे क्या करता है, इसके पास बहुत कुछ और इसके पास कुछ नहीं, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी कुछ बहुत कुछ से कुछ नहीं पर जाएगा, ठीक है। मतलब इधर से इधर की ओर जाएगा। तो वही क्या करता है, सेल क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के कारण क्या हो जाती है कि इधर से जो भी इलेक्ट्रॉन, अब देखो कि इसके ऊपर, इसके साथ, इसके क्या, एक एंड ये ऐसा करके उठ गया, दूसरा एंड जो क्या वो कमज़ोर है, तो जैसे हमने इसके ऊपर कुछ भी डाला तो वो इधर से फ्लो करते हुए इधर निकल गया। तो ऐसा ही क्या करता है कि सेल में क्या होता है कि सेल जो है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने लगती है। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के कारण क्या होता है कि एक पोटेंशियल, उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आती है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसके पास एक मोशन आ जाता है और वो फिर आगे की ओर भाग जाता है। तो इसको हम और डीपली आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए क्या है कि एक सेल क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कैसे करता है, वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करके अपने अंदर वो एक क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि जो हमने लिखा है पॉइंट्स, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन अ मोशन टू फ्लो फ्रॉम द करंट थ्रू अ रेजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ अ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। मतलब मुद्दा केवल इतना ही है कि सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट टर्म में भी आपको लिख देना चाहता हूँ याद करने के लिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, एक हाई एंड बन जाती है, एक लो एंड बन जाती है, ठीक है। तो अब हम अगला एक और टॉपिक है, उस आपके बुक्स के हिसाब से अभी हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। एम मीटर क्या हो जाती है, एक ऐसी डिवाइस हो जाती है जो करंट को मेज़र करती है, ठीक है, और ये हमेशा कनेक्ट हो जाती है सीरीज़ विद एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट जो कुछ भी होगी उसके साथ ये किस में कनेक्ट हो जाती है, उसके साथ ये सीरीज़ में कनेक्ट। आप आगे हम पढ़ेंगे कि सीरीज़ पैरेलल क्या होता है, लेकिन तब तक याद रखने के लिए आपको याद कर लेना कि एम मीटर जो जाता है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ वो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाता है, और वोल्ट मीटर जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। और ये वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करता है, एम मीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1 वोल्ट कितनी होती है। 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का बोलने का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another। अब देखो 1 वोल्ट ये आया किससे, ये मोस्ट ऑब्वियस है, ये जो आया वो पोटेंशियल से। पोटेंशियल क्या, अब हमने पढ़ा पोटेंशियल जो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है, वो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को जैसे ही हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बता देती है, पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहाँ वो क्या हो जाती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले या पोटेंशियल बोलो, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो गया उसको 1 वोल्ट बोल दिया, और 1 वोल्ट उसको कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब 1 जूल ऑफ वर्क जो है, जब कोई भी चार्ज जो है वो 1 जूल ऑफ एनर्जी का काम करेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम 1 वोल्ट बोलेंगे। इसे आप याद रख लो, मोस्ट ऑब्वियस यही है कि 1 वोल्ट जो जाती है वो 1 वोल्ट जो है तो वो उसके बराबर है जब कोई भी 1 कूलम का चार्ज 1 जूल ऑफ एनर्जी के काम को वो कर देता है। मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी को काम को 1
कूलम ऑफ चार्ज जब करता है तो उसे बोलते हैं ओम्स लॉ। जो जाती है इसमें क्या होता है, इसका मोस्ट ये आप याद कर लेना, ये याद करने के व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर अक्रॉस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग। मतलब क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जो जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है करंट से। यही बोलने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और करंट का रिलेशन। अभी हमने पढ़ा एमीटर क्या हो जाती है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एमीटर क्या हो जाती है और ये सब क्या हो जाता है। सबसे पहले स्विच जो है एक इंटरलिंक बता देते हैं। सेल क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एमीटर क्या हो जाती है, वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाती है और ये मतलब करंट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। वोल्ट मीटर क्या होती है, ऐसी डिवाइस हो जाती है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है और ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाती है। 1 वोल्ट के जब 1 कूलम ऑफ चार्ज हो जाती है वो 1 जूल ऑफ वर्क कर देती है। उसे हम क्या मतलब हमेशा देखो जो भी नीचे में क्वांटिटी रहेगी उसी से रिलेट करेंगे। जब 1 जूल ऑफ वर्क, या ऐसे बोल सकते हैं जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो 1 जूल ऑफ वर्क कर देती है उसे ही हम बोलते हैं 1 वोल्ट। या तो हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं मतलब 1 कूलम 1 जूल ऑफ वर्क जो होती है उसको वो 1 कूलम ऑफ चार्ज करता है, तब उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑब्वियस ये है कि इसको आप याद ही रख लें जो भी लाइन से। तो अब ओम्स लॉ जो जाते हैं, ओम्स लॉ जो जाती है उसमें पोटेंशियल जो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हटेगा उसके जगह कांस्टेंट लग जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो गया वो आर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब आप मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि वी जो जाते हैं वोल्टेज हो जाता है, आई जो जाते हैं करंट हो जाती है, आर जो जाती है वो रेसिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस की जो यूनिट जो हो जाती है वो ओम हो जाती है। रेसिस्टेंस की यूनिट कौन सी हो जाती है, वो एक ओम हो जाती है। अब बात करते हैं कि 1 ओम क्या है, तो 1 ओम जब 1 वोल्ट, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम क्या है, जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट, जब 1 एम्पेयर जो जाती है वो पोटेंशियल, जब 1 एम्पेयर करंट जो जाती है जब वो फ्लो करती है कोई भी कंडक्टर के एंड से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इट इज़ द पोटेंशियल, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, अब it is the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere through the resistance R to the conductor is 1 ohm। तो ये भी ये है कि इसे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब आपके बुक्स में लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ रहे हैं। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो जाती है जिसमें हम करंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम करंट को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम रेसिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम उसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल रेसिस्टेंस में कि करंट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन कभी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम उस टाइम में चेंज नहीं करेंगे। एक वेरिएबल रेसिस्टेंस का, दूसरा एक रियोस्टेट आगे पढ़ेंगे। तो रियोस्टेट में क्या हो जाती है कि आप रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, आप रेसिस्टेंस को चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने किसको चेंज किया, यहाँ पर हमने इसको करंट को चेंज किया और अगले बारे में हम रियोस्टेट किसे बोलेंगे, रियोस्टेट उसे बोलेंगे जिसमें हम आप पोटेंशियल, जिसमें हम रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे लेकिन पोटेंशियल को हम चेंज नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेसिस्टेंस जो जाती है, रियोस्टेट जो जाती है टू चेंज द रेसिस्टेंस कंपोनेंट विच इज़ यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस। ऐसा जिसमें हम रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नो चेंज या नो चेंज इन पोटेंशियल, कुछ भी आप लिख लो। ठीक है, उसका रेसिस्टेंस क्या, हमने पीछे रेसिस्टेंस पढ़ा था कि रेसिस्टेंस का इट इज़ द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने के लिए जो चीज़ को यूज़ करते हैं वो हो जाती है रेसिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुड कंडक्टर क्या, अब बात करते हैं गुड कंडक्टर क्या, रेसिस्टर क्या जाती है। ठीक है, और पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसके पास बहुत कम रेसिस्टेंस हो जाती है उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जिसके पास मतलब इससे ज़्यादा होगी तो उसे रेसिस्टर बोलेंगे, और पुअर कंडक्टर जिसके पास सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी। ठीक है, अब रेसिस्टेंस किसकी चीज़ पर डिपेंड करती है वो हम देखते हैं। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स लेंथ, वो लेंथ पर डिपेंड करती है। रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो इस सब को फॉर्मुलेट करके एक इक्वेशन बनाया हमने, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। ये बुक भी है और ये स्टैंडर्ड भी है कि वो लेंथ पर डिपेंड करेगी, वो टेम्परेचर पर, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड, नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब ये कैसे डिपेंड करेगी वो हम देखते हैं। अब देखो कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या क्या आएगी। अब एक रेसिस्टेंस हो जाती है, एक रेसिस्टिविटी हो जाती है। जो अभी रेसिस्टिविटी हमने लगभग, हाँ रेसिस्टिविटी यहाँ पे पढ़े, रेसिस्टेंस इजिकल्स टू रो इनटू एल बाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं
कि रेसिस्टेंस का टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ा। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेसिस्टेंस जो जाती है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे से लड़ रहा है, तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेसिस्टेंस जो गया वो इंक्रीज और ज़्यादा तेज़ से लड़ने लगा, तो रेसिस्टिविटी जो जाएगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर कम कर देंगे रेसिस्टेंस जो जाएगा कम हो जाएगा, रेसिस्टिविटी जो कम, मतलब काफ़ी आसान है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज, टेम्परेचर कम कर दिया तो ये दोनों जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वाई वी यूज़ एलॉय, वाई वी यूज़ एलॉय एज अ हीटिंग डिवाइस। हम एलॉय को हम क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग का। सबसे पहले बात करते हैं एलॉय होता क्या है। एलॉय वो हो जाता है जब दो मेटल, जब कोई भी दो या दो से अधिक मेटल को हम मिला देते हैं तो कुछ एक नया मटेरियल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय जो जाता है, यहाँ पर हमने लिखा भी है मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो जाते हैं उसको हम जब मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं एलॉय। एलॉय जो जाती है, सबसे पहले एलॉय को हम यूज़ करा करते हैं, इसको यूज़ नहीं करने का सबसे मेन कारण होता है जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी इसमें ये ऑक्सीडेशन जो होगा वो नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर करने पर क्या हो जाती है इसकी रेसिस्टिविटी जो जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, रेसिस्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये क्या कर रेड ग्लो करने लगता है। तो एलॉय की 3 सबसे बड़ी फीचर है। एलॉय वो जाता है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से वो मिलकर के बना होता है, उसे एलॉय बोल देते हैं। एलॉय जो है उसका 3 सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाती है, जब वो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसकी रेसिस्टिविटी जो जाती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और एक सबसे मेन बात है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो वो रेड ग्लो करने लगेगा, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की रेसिस्टिविटी जो हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो रेड ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये बहुत ही याद करने वाली टॉपिक है कि एलॉय किसे बोलते हैं। एलॉय हो जाते हैं जब दो या 2 से अधिक एलिमेंट जो होते हैं वो मिलते हैं तो उससे एक चीज़ फॉर्म होता है, उसे हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय की 3 प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो हो जाती है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और उसके बाद वो उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जिसकी रेसिस्टिविटी, ये याद भी रखना, जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है वो रेड ग्लो करने लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलॉय जो जाते हैं 3 जगह, ये याद भी रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक्स में पूछा जाएगा और एनटीएससी में भी। कॉन्स्टेनेंट क्या होता है, कॉन्स्टेनेंट देखो, कॉन्स्टेनेंट को याद रखने का सबसे पहले क्या होता है, ये कॉपर, सी से कॉपर हो जाता है और एन से निकल हो जाता है। कॉपर और निकल जब मिलते हैं तो उन दोनों के एलॉय को जब वो दोनों मिलते हैं तो उनसे जो बनता है वो एलॉय, उसका नाम कॉन्स्टेनेंट हो जाता है। मैंगनीज, मैंगेनियन जो जाता है, इस मैंगनीज हो जाती है कॉपर, मैंगनीज हो जाती है कॉपर हो जाती है निकल हो जाती है, कॉपर हो जाती है, मैंगनीज हो जाती है और निकल हो जाती है, उससे मैंगनीज। नाइक्रोम जो जाता है निकल बनता है, क्रोमियम बनता है, निकल बनता है, क्रोमियम बनता है, मैंगनीज बनता है और आयरन से बनता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट जो जाती है कॉपर और निकल बनती है, मैंगनीज जो जाता है मैंगनीज कॉपर और निकल से बनती है। निक्रोम जो होता है निकल कॉपर क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनती हो जाती है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस इक्वल टू ρ/L/A से आपने भी पढ़ा था, ठीक है। अब आप देखिए कि रेसिस्टिविटी जो होती है उसमें इंसुलेटर हो जाती है, एलॉय हो जाती है, मेटल हो जाती है, ठीक है। इंसुलेटर हो जाती है, एलॉय हो जाती है और फिर मेटल हो जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसके, इंसुलेटर को, उसके बाद फिर एलॉय को, तो उसके बाद फिर जो जाता है मेटल के। ये आप इसको आप याद भी रख लेना, जो भी हम टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे। अब बात करें सीरीज़ कनेक्शंस क्या हो जाती है और पैरेलल कनेक्शन क्या हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज़ में कैसे डिफाइन हो जाती है। सीरीज़ में क्या सेम होएगी, इस सीरीज़ में हो जाएगी करंट सेम होगी। जैसे किसी में जो सेम हो गया उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कहीं पे करंट है। अब हमने पढ़ा था V जो जाती है इज इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पर अगर करंट सेम है तो क्या डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल जो होगा, मतलब देखो कि अगर I सेम है तो क्या डिफरेंट होगा, वो जो पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, इसको स्टार्ट हम किसका, V इक्विवेलेंट हो जाएगी V1 + V2। मतलब क्या आ गया कि सीरीज़ या किसी का भी, जैसे आप 4-5 चीज़ रखी गई, आपका नाम A है, B है, C है, D है, E है, लेकिन इन सब का अल्टीमेट नाम जो है वो आपका नाम हो जाएगा, वो आपका नाम M हो जाएगा, ठीक है। A + B + C + D जो हो जाएगा वो M के बराबर का, तो उसे ही सीरीज़ करें, उसी टाइप की सीरीज़ पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हो जाते हैं R1 + R2 हो जाती है। पैरेलल में क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल जो जाती है वो सेम हो जाती है, याद रखने वाली बात है। और क्या अलग हो जाएगी, उसमें करंट अलग हो जाएगी। तो शुरू किससे करेंगे, करंट से शुरू करेंगे, ठीक है।
अब एडवांटेजेस क्या हो जाती है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज सीरीज़ क्या हो जाती है कि सब में जो हो जाएगी, अगर एक में फेल हो गया तो सब में फेल हो जाएगा। और इसमें अलग अलग डिफरेंट डिवाइसेस डज नॉट यूजेस द सेम करंट, डिफरेंट डिवाइसेस के सेम करंट नहीं यूज़ करती है। हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल। एवरी कंपोनेंट गेट डिफरेंट करंट। पैरेलल में क्या हो जाती है कि हर जो होती है उसको अलग अलग करंट चाहिए होती है, और ए आर जो जाती है करंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल डिवाइसेस। नॉर्मल डिवाइसेस जो जाती हैं तो नॉर्मल डिवाइस उसके पास दो फंक्शन होते हैं, या तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ कर ले वर्क करने के लिए, और जो बची हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर लेती है, ठीक है। लेकिन जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो मैंने आपको बताया कि जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो वो रेड ग्लो करने लगेगा। तो वैसी ही बात हो जाती है कि जिसकी भी ऑब्जेक्ट की रेसिस्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कहता है, वो रेड ग्लो करना, मतलब वो सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो केवल हीट के फॉर्म में ही रिलीज़ कर देती है, और सारी अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में ही उसको वो रिलीज़ कर लेती है। उसी के इफेक्ट पर बचा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो जाती है। हीटिंग इफेक्ट एच जो जाती है वो I²RT के बराबर हो जाती है। अब उसके बाद पढ़ते हैं पावर जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम हो जाती है। वर्क डन जो जाती है हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी क्या के Q1 Q2 बाई आर हो जाती है, ठीक है। के Q1 Q2 बाई आर के बराबर हो जाती है। तो और पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से लिख सकते हैं V = ED। V जो जाती है वो V = ED के बराबर भी हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो जाती है वो V × Q के बराबर भी हो जाती है, V × I के बराबर भी हो जाती है। पावर जो है I² आ जाता है, पावर जो V², पावर जो V × I हो जाती है। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो जाता है उसके बाद टंगस्टन जो जाता है रेसिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रेसिस्टिविटी जो जाएगी वो भी अपने आप, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो अपने हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर लेगी, इसलिए उसके अंदर जो जाता है वो आर्गन और ये डाल दिया जाता है। उसके बाद अगला जो है कि फ्यूज़ क्यों यूज़ करता है। फ्यूज़ के अंदर एक एलॉय डाला जाता है, और उस एलॉय की बहुत सारी चीज़ें जो होती है पहले से फिक्स करके इससे ज़्यादा करंट निकलेगा तो उसको बंद कर दिया जाए। थैंक यू दोस्तों।